दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल एच जे एजुकेशन यानी कि हिमालयन ज्योति पे। तो हम आपको बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन प्रदान करने का प्रयास करेंगे। इसमें हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है। हम यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी, एसएससी और अन्य सेंटर के सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसके तहत नवंबर 2023 से लेके आने वाले जो भी करंट अफेयर होंगे उनको हम मंथली वाइज कंपाइल करके आपको देने का प्रयास करेंगे। इसमें यूके पीएससी के सभी एग्ज़ाम को कवर करने का प्रयास किया गया है। उसको सिलेबस को एनालाइज करके सभी प्रकार के क्वेश्चन को इसमें डाला गया है, जैसे कि आरओ, एआरओ, यूके पीएससी अपर, यूके पीएससी लोअर, लेक्चरर के और यूके ट्रिपल एससी के कांस्टेबल से लेके फॉरेस्ट गार्ड से लेके कनिष्ठ सहायक से लेके एसएससी के सेंट्रल लेवल के आरआरबी, अन्य प्रकार के सभी करंट अफेयर को इसमें कंपाइल किया गया है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि नवंबर 2023 के अनुसार देश में वर्क फोर्स यानी कि श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर कितने परसेंट हो चुकी है। तो 27%, 35%, 37% या 39%। तो अगर आपने 27 दिया है तो बिल्कुल आप गलत हैं, 35 वाले भी गलत हैं। ऑप्शन सी इसका सही है। वर्क फोर्स में महिलाएं अब 37% योगदान दे रही हैं। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार 37% महिलाएं अब हमारे श्रम बल में योगदान दे रही हैं। ये यूके पीएससी ने प्री में भी पूछ रखा था, जो जुलाई में हुआ था एग्ज़ाम 14 जुलाई को। तो 1 नवंबर 2023 को यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया गया था। तो क्रिएटिव शहर की सूची में कौन सा शहर था इसमें से। तो ग्वालियर, कोझिकोड, पुणे या सतारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल में स्थित ये कोझिकोड, इसको प्रथम साहित्यिक शहर का दर्जा दिया है यूनेस्को के द्वारा, है ना। कुछ और फैक्ट भी हैं, उनको भी अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा किस शहर को संगीत के शहर के रूप में दर्जा दिया गया है। तो यूनेस्को ने साहित्यिक शहर के रूप में कोझिकोड को दिया था, लेकिन संगीत के शहर के रूप में उसने ग्वालियर को ये दर्जा दिया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है ना। आप खुद भी प्रयास लगाते रहिए, खुद भी ऑप्शन टिक करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका करंट अफेयर और अच्छे से याद होने का और बेहतर होने का आपका फाउंडेशन बेहतर हो सके। तो यूनेस्को के बारे में हल्का सा झलक, इसको याद रखने की ट्रिक कि लगभग 20-22 दिन बाद, जैसे ही यूएन बनता है उसके बाद यूनेस्को बनता है। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएन बनता है और उसके एक महीने बाद लगभग यानी कि 20 दिन बाद 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को बनता है। यूनेस्को की फुल फॉर्म शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पहली बार इसी साल जुलाई में, देखिए करंट अफेयर तो हमारा 2023 से शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें आपको स्टैटिक और करंट का मिक्सचर मिलेगा, और साथ ही साथ जो घटनाएं पहले हो चुकी हैं या अभी 2024 में हो चुकी हैं उन सबको कंपाइल करके देखा गया है। तो आप ये मत समझना कि नवंबर 2023 का करंट है, इसमें अन्य चीज़ों को भी ऐड करके दिया गया है, ताकि आपको एक ही जगह अच्छा सा कंटेंट मिल सके, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी और बेहतर हो सके। तो यूनेस्को की अध्यक्षता भारत ने जुलाई 2024 में की, पहली बार 46वीं बैठक थी, तो इसकी अध्यक्षता भारत ने की। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में, क्रिएटिव सिटीज में 2 शहर थे, कोझिकोड साहित्यिक शहर के रूप में और ग्वालियर म्यूजिक के रूप में, है ना। भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल भी आपने देखा होगा असम के मोईदम में, है ना, जो अहोम राजवंश से टीला है, जो दफनाने का यानी कि कब्रिस्तान है, उसको क्या दिया गया, 43वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। और गरबा को भी आपने देखा होगा कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। तो इस प्रकार से कई अन्य स्टैटिक क्वेश्चन को और करंट के क्वेश्चन को हमने आपके साथ साझा किया है, ताकि आपको अन्य जगह पे घूमने की या भटकने की ज़रूरत ना पड़े। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नवंबर 2023 को कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष हो गया है। क्षमा कीजिएगा, कक्षा नहीं है, कक्ष है। तो कौन सा है वो कक्ष जिसका नाम हो गया है सरदार वल्लभ भाई एकता कक्ष। तो नई दिल्ली, लद्दाख, मुंबई या कोलकाता। तो इस कोलकाता में ममता बनर्जी की सरकार है ना, तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रख दिया है इसका नाम। किस राज्य में
भारत का पहला लेवेंडर पार्क या फार्म बनाया गया है? तो लेवेंडर पार्क, ये देखिए लेवेंडर की खेती किस प्रकार से होती है, तो इसका ऑप्शन ए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या केरल। तो सही आंसर है लद्दाख में। लद्दाख में भारत का पहला लेवेंडर पार्क बनाया गया है। तो पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा यूकेपीएससी 2021 में पूछता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित पिक्चर हॉल कहाँ पे बना था, तो इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन है ना। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फीफा वर्ल्ड कप 2034 में करेगा सऊदी अरब। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बाकी अन्य चीज़ों को देख लो, 2026 में जो होगा वो करेगा उत्तरी अमेरिका में 3 देश, कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 3 फीफा की मेजबानी 2026 में करेंगे। 2030 में करेगा पुर्तगाल, स्पेन और मोरक्को, है ना, और 2034 में सऊदी अरब। प्रोजेक्ट कुशा को किसके द्वारा शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट कुशा इसरो, डीआरडीओ, एनसिल, इसरो की एक इकाई है ना, या भेल, तो इसको शुरू किया है डीआरडीओ द्वारा। तो कुशा क्या है? जिस प्रकार से इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है ना, हवा में सुरक्षा के लिए, इसी प्रकार से भारत में डीआरडीओ द्वारा एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। यह भारत के आसमान, यानी कि हमारे इस ये जो आसमान वाला क्षेत्र है जहाँ पे हवाई हमले हो सकते हैं, उसको सुरक्षित रखने के लिए प्रोजेक्ट कुशा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट कुशा किससे संबंधित है? भारत के जो आसमान है उसकी सुरक्षा के लिए, एयर जो हमले होते हैं उससे बचने के लिए। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटर यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है, तो वो कहाँ खुलेगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में ये खुलने जा रही है। ठीक है, तो पहली वाटर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में खुलने जा रही है। अगला क्वेश्चन, 7 नवंबर 2023 को किस आईआईटी ने तंजानिया की जंजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है? निर्णय लिया नहीं है बल्कि खोल दिया है। तो आईआईटी मद्रास, मुंबई या दिल्ली? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास। मद्रास ने तंजानिया में, अफ्रीकन देश है ना तंजानिया, वहाँ पे अपना एक परिसर खोल दिया है। कौन सा राज्य गाय की गणना करवा रहा है? तो इसका आप लॉजिक लगा सकते हो कि किस राज्य में आजकल इस प्रकार की कुछ कंडीशंस चल रही हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश गाय की गणना करवाने वाला पहला राज्य होगा। अगला, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किसे दिया गया? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का अवार्ड केरला को दिया गया है 2023 के लिए। ठीक है, क्योंकि टूरिज्म काफ़ी अच्छा है केरला में और काफ़ी अच्छे से मैनेज होता है, तो इस कारण से मैनेजमेंट के आधार पर भी उसको दिया गया है। 16.01 मिलियन कंटेनर को संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो देखो मित्रों, इसमें कांडला, मुंद्रा, मुंबई या कोलकाता? तो कौन सा बंदरगाह ऐसा है जिसने सर्वाधिक कंटेनर को संभाला है? तो ये है बिल्कुल मुंद्रा। मुंद्रा कहाँ है? गुजरात में स्थित है। तो मुंद्रा पोर्ट कच्छ जिले में स्थित है, जो कि गुजरात का पार्ट है, और ये भारत का निजी पोर्ट है, यानी कि प्राइवेट है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि निजी पोर्ट कौन सा है? कुंद्रा। अगला, सबसे बड़ा वाणिज्यिक कार्गो बंदरगाह, कार्गो मतलब सामान ले जाने और सामान लाने वाला जो बंदरगाह है वो मुंद्रा, गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह से क्वेश्चन पूछता है। तो 8 नवंबर 2023 को कौन से राज्य सरकार ने वन्य जीव आवास कार्यक्रम के तहत, यानी कि वन्यजीव आवास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु सरकार ने? तो हमने देखा था ना कि डॉल्फिन को बचाने के लिए भारत सरकार पहले से काम कर रही है, तो मोदी जी के कार्यकाल के दौरान ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और इसमें तमिलनाडु सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की है। हो सकता है आप बिहार, यूपी मार देते, क्योंकि इस क्षेत्र में डॉल्फिन संरक्षण के लिए या यूनिवर्सिटी बनाने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आपने अगर उस हिसाब से तुक्का मारा है तो ये गलत हो सकता था, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। क्लूचेव्स्काया सोप्का, थोड़ा सा नाम लंबा था, मैं तो तोड़ के रखा है। वैसे क्लूचेव्स्काया ये एक साथ है, तो क्लूचेव्स्काया सोप्का ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, तो ये कहाँ है? रूस, जापान, यूएस या इंडोनेशिया? तो अगर आपने जापान का है तो गलत है, बिल्कुल सही आंसर है इसका रूस। तो ऑप्शन ए, यहाँ पे ये क्लूचेव्स्काया सोप्का ज्वालामुखी है जिसका
उद्भेदन हुआ। भारतीय अनुसंधान संस्थान ने पराली को जलाने की समस्या से निपटने के लिए धान की एक नई किस्म को विकसित किया है। उसका नाम क्या है? क्योंकि सर्दियां आते ही वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है, तो वो एक नई किस्म है जिससे कम धुआं आएगा। तो वह कौन सी है? तो इसमें से आप बताएंगे तो ऑप्शन सी सही है। पूसा 2090 करके है, जो भारतीय अनुसंधान संस्थान ने विकसित की है। नवंबर 2023 में किस स्थान पर मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन किया? राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च न्यायालय परिसर, प्रधानमंत्री भवन में या कैबिनेट सचिवालय में? तो राइट आंसर है इसका सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में। हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने ये देखिए इसका उद्घाटन किया था। और इसकी इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इसको चलाने वाले स्पेशल एबल यानी कि डिसेबल जिनका ये कैफ़े है वो क्या है, थोड़ा दिव्यांग है, इस कारण से भी ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो मैजिक ऑफ एबिलिटीज़, तो इसीलिए आप इससे भी पता कर सकते हैं ना। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में खोला गया था। नवंबर 2023 को एशिया पैसिफिक का सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका या मुंबई में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका में, USA में एपेक का सम्मेलन हुआ था। बड़े बड़े संगठन है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? अभी एशियाई चैंपियनशिप हुई थी ना जो 2023 में, तो इसमें कौन सा देश ने बाजी मारी थी? तो इसमें साउथ कोरिया ने बाजी मारी थी। उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लो कि किस प्रकार से 2023 में एशियन थाईलैंड में हुई थी ये चैंपियनशिप, है ना। तो तीरंदाजी की चैंपियनशिप थाईलैंड में हुई थी। इसमें भारत ने कितने 3 गोल्ड मेडल जीते थे, 1 सिल्वर मेडल जीता था और 3 कांस्य पदक जीते थे। तो कुछ इस प्रकार से था। और 2025 में जो होगी 24वीं एशियाई तीरंदाजी, वो होगी बांग्लादेश में। तो इस कारण से कुछ इम्पॉर्टेंट था। 2025 में अगली होगी और इससे पहले 2023 में। 15 नवंबर 2023 को माउंट एवरेस्ट के निकट 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? क्योंकि पहली महिला है तो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अरुणिमा सिन्हा, शीतल महाजन, शीतल राज या बछेंद्री पाल? तो कौन सी महिला ऐसी है जिन्होंने इस ऊंचाई से छलांग लगाई है? तो इनका ऑप्शन बी, शीतल महाजन ने इस ऊंचाई से छलांग लगाई है, फिर स्काई डाइविंग की। और शीतल राज हाल ही में आपने देखा होगा, सितंबर की करंट अफेयर था कि पिथौरागढ़ की रहने वाली, ये दूसरी है ना, ये ऑप्शन सी वाली शीतल राज बता रहा हूँ मैं, पिथौरागढ़ की रहने वाली है। इन्होंने माउंट ओयू जो तिब्बत में है वहाँ की चढ़ाई की थी सितंबर में, तो इस कारण से ये न्यूज़ में थी। तो आप ऐसे में इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। शीतल महाजन माउंट एवरेस्ट से छलांग मारती हैं और शीतल राज माउंट ओयू पे चढ़ती हैं। भारत किस देश से इगला, इस पे यहाँ पे हलंत भी लगेगा क्योंकि फॉन्ट में ऐसा आ नहीं पा रहा था, इस कारण से थोड़ा सा ऐसा है। लेकिन इगला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भारत किस देश से खरीद रहा है? तो जापान, यूक्रेन, रूस या इजराइल? तो देखिए ये रूस से हम खरीद रहे हैं इगला एस, जिस प्रकार से हमने S-400 खरीदा था उसी प्रकार से हम इगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल रूस से खरीद रहे हैं। अगला क्वेश्चन, 800 किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक है? तो आप समझ सकते हैं, अगर आप क्रिकेट को थोड़ा सा भी देखते हैं तो जेम्स एंडरसन, अनिल कुंबले, कपिल देव या मुथैया मुरलीधरन? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने 800 विकेट लिए थे अपने टेस्ट करियर में, तो सबसे ज़्यादा विकेट केवल इन्हीं के हैं। तो मुथैया मुरलीधरन 800 नामक बायोपिक इन पे बन रही है। श्रीलंका के बॉलर थे ना, स्पिनर, तो उन पे बेस्ड है। इजराइल की हवाई रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? तो इजराइल की हवाई रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? आयरन शील्ड सिस्टम, स्ट्रेंथ ढाल शील्ड सिस्टम, आयरन डोम सिस्टम या डिफेंस सिस्टम? इससे पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत में जो वायु रक्षा प्रणाली बन रही है उसका नाम क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था, याद कीजिए और फिलहाल इसका आंसर दीजिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है आयरन डोम सिस्टम। ठीक है, तो आयरन डोम सिस्टम का थोड़ा सा एक चित्र देख लो, जैसे कि कोई ये देश की मिसाइल है, यानी कि मानो पाकिस्तान हम पे हमला करता है और हमारे पास ये रक्षा प्रणाली है, तो हमारा ये देखो रडार क्या करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा। जैसे यहाँ तक पहुँचती है तो हम यहाँ से लॉन्चर से उस पर फायर कर देंगे और इसको हवा में ही मार गिरा देंगे। तो इसी प्रकार की आयरन डोम सिस्टम है या आयरन डोम शील्ड है इजराइल के पास। भारत भी वैसे कुछ बनाने का काम कर रहा है जिसका नाम क्या है, कुशा। ठीक है, तो आयरन डोम सिस्टम ये देखो ये 2011 से चालू है और अभी इसने क्या हुआ, जब हमास के साथ युद्ध चल रहा था तो इजराइल ने उसके बावजूद भी अपना यह वायु डिफेंस सिस्टम कहाँ बेचा, फिनलैंड को बेचा। तो मतलब
कोई देश युद्ध में संलग्न होने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सक्षम है, उस देश की मजबूती को बताता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में पहली रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है? तो कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लद्दाख या गुजरात? तो राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है। ठीक है। किस देश की रक्षा कंपनी जिसका नाम है साब, तो साब ने 100% एफडीआई पाने वाला पहला विदेशी कंपनी, तो एफडीआई का मतलब आप जानते होंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये कौन सी विदेशी कंपनी है जिसने 100% एफडीआई प्राप्त की है? तो ये है स्वीडन की। स्वीडन यूरोपियन देश है ना, तो स्वीडन ने 100% एफडीआई प्राप्त किया है। तो थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे गलती हो रखी है, मैं उसको सुधार देता हूँ। एफडीआई, तो 100% एफडीआई किसको मिला है? स्वीडन की कंपनी साब को। 11 नवंबर 2023 को किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला? यानी कि कुल मिला के जब ज्वालामुखी विस्फोट हो गया तो समुद्र के अंदर से, माना ये समुद्र है और यहाँ पे एक नया द्वीप आ गया है और उस द्वीप का नाम है इवोटो। तो ये इवोटो द्वीप किस देश को मिला है? फिनलैंड, फिलीपींस, जापान या दक्षिण कोरिया? क्या लगता है आपको? तो राइट आंसर इसका जापान। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से, ऐसे ही कुछ, ये है नहीं वो एग्जैक्ट, मैंने खाली आपको एक इमेजिनेशन के लिए। तो जापान को एक नया द्वीप मिल गया इवोटो करके, किस कारण से? ज्वालामुखी की क्रिया के कारण। अगला, किस राज्य में पहली रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जा रहा है? तो इसका आंसर हमने अभी दे दिया है, जिसका आंसर था गुजरात, रेल कोच रेस्टोरेंट। नवंबर 2023 को इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ साझेदारी किया? क्योंकि इनोवेशन हो गया, स्किल इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, ये सारे प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्यूचर इकोनॉमी को लेकर, तो इस कारण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए हमने अमेरिका के साथ साझेदारी की थी, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नवंबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 शुरू किया? फ्रांस, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया या श्रीलंका? तो आपको पता है अगर आप मित्र शक्ति बोल रहे हो तो वो श्रीलंका के साथ ही होगा, तो ऑप्शन डी है ना। फ्रांस के साथ एक होता है वरुण, यानी कि जल में, तो जो नेवी करती है वो वरुण करती है, हवा में करे तो गरुड़। ठीक है, इस प्रकार से केवल शक्ति करें, मित्र को हटा दें, तो शक्ति वाला जो अभ्यास होता है वो होता है फ्रांस के साथ। यदि उसके साथ मित्र भी जोड़ देते तो श्रीलंका के साथ, है ना। और बाकी मंगोलिया के साथ आपने देखा होगा एक एलिफेंट करके युद्धाभ्यास होता है ना। तो इस प्रकार से अन्य युद्धाभ्यास को भी आप साथ में कंपाइल करते रहिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? जापान, चाइना, अमेरिका या भारत? तो किस देश ने किया है? ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप ए बोल रहे तो बिल्कुल गलत हैं आप, चाइना ने। 6G जापान के पास है, लेकिन चाइना ने सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है ना। चाइनीज़ भी कम नहीं है। तो भारतीय सेवा और सीमा सुरक्षा बल यानी BRO ने कहाँ पे बैली ब्रिज पूरा किया है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम, क्योंकि सीमांत क्षेत्र है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पे भारतीय सेना ने और BRO ने? तो भारतीय सेना और BRO ने सिक्किम में ये बैली ब्रिज पूरा किया था। और ये देखिए कुछ इस प्रकार का जो ब्रिज होता है, ये टेम्परेरी टाइप का कुछ कह सकते हैं आप, तो ऐसे ही एक ब्रिज बनाया था सिक्किम में। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन से बने हैं? अगर आप क्रिकेट से अवेयर हैं तो आप बिल्कुल आसानी से इसका दे देंगे। 50 शतक बनाए थे विराट कोहली ने, तो विराट कोहली राइट आंसर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो काफ़ी न्यूज़ में है स्टील उत्पादन को लेकर, तो इस कारण से पहले नंबर पे तो आपको ऑब्वियसली पता है चाइना है, दूसरा सबसे बड़ा भारत। तो पहले जापान हुआ करता था, जापान को पछाड़कर भारत बन गया। तो स्टील उत्पादन, कोयला उत्पादन और लिथियम उत्पादन में मैंने ये 3 टॉप 3 या 4 देश बता रखे हैं, उसको देखना आप, है ना। तो आपका ज्योग्राफी वाला जो ये इकोनॉमी वाला या खनिज वाला पोर्शन है वो भी ठीक हो जाएगा। तो स्टील उत्पादन में पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया है और तीसरे नंबर पे जापान और चौथे पे US। देखो कोयला में भी सेम सिनेरियो है कि पहले नंबर पे कोयला में भी और स्टील में भी चाइना, दूसरे नंबर पे कोयला में भी और स्टील में भी भारत, तीसरे नंबर पे यहाँ पे US आ जाता है कोयले में, क्योंकि जापान के पास उतने खनिज है नहीं अपने, जापान इंपोर्ट ही करता है मेन रूप से, तो इस कारण से जापान यहाँ पे पीछे रह गया। तो कोयला और स्टील में चाइना और भारत पहले दूसरे नंबर पे। लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर
जो है इलेक्ट्रॉनिक कार का या अन्य प्रकार की जो भी चीज़ें हैं उसमें बैटरीज जो यूज़ हो रही हैं वो लिथियम आयन से बनती हैं। और लिथियम आयन का टॉप प्रोड्यूसर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, चिली, चाइना। तो ऑस्ट्रेलिया को आप हमेशा याद रखना, चिली दूसरे नंबर पे, चाइना तीसरे नंबर पे, है ना। तो स्टील उत्पादन में एक बार फिर से दिमाग में रख लो, और कोयले में चाइना, भारत, और जबकि लिथियम आयन में, तो लिथियम में टॉप पे है ऑस्ट्रेलिया और फिर चिली। यहाँ पे देखो एक और पॉइंट है कि भारत ने अर्जेंटीना के साथ जनवरी 2024 में एक लिथियम आयन के जो भंडार है उनको खोजने के लिए अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए काबिल नामक भारतीय कंपनी है, KABIL, तो काबिल नामक एक भारतीय कंपनी के और अर्जेंटीना ने साझेदारी की थी। और फिर दूसरा, जम्मू कश्मीर में और राजस्थान के नागौर जिले में भी लिथियम आयन के भंडार की संभावनाएं देखी थी आपने, मई 2024 तक की ये न्यूज़ थी, है ना। तो अगर यहाँ पे अगर हम उत्खनन करने में संभव या सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो भारत काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगा आने वाले इंडस्ट्री के दौर में। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने चौथा पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तेजस, अमीनी, तरंगिनी या वाहिनी। तो पनडुब्बी का मतलब सबमरीन, अभी वीडियो दिखाऊंगा आपको। तो इसमें कौन सा है? अमीनी करके, ऑप्शन बी। तो चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान, तो जैसे ये पनडुब्बी है, ये देख रहे हो आप, ये पानी के अंदर चली जाती है, तो इसको उड़ाने के लिए, जैसे कोई हमारे देश में हमला करने के लिए पनडुब्बी आ रही है तो उसको उड़ाने के लिए हमने एक अमीनी करके विमान लॉन्च किया है। किस राज्य ने नवंबर 2023 में अंतर्देशीय मछली पालन का पहला स्थान, मतलब कि भारत में जो अंतर्देशीय है, समुद्र में नहीं बल्कि ज़मीन के अंदर, कहाँ पे? जैसे माना ये भारत है तो इसके अंदर, ज़मीन के अंदर आपने मछली पालन में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो वो कौन सा राज्य है? तो ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। बिहार, पश्चिम बंगाल, असम कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश। बहुत ज़्यादा मछली पालन गंगा नदी के कारण और उसकी सहायक नदियों के कारण। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? देखिए ऑप्शन ए हरनाज सिंधु, बन्नी गैब्रियल या सेनिस प्लासीयोज या फिर क्रिस्टीना प्रिस्कोवा। तो देखिए ये ऑप्शन डी तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये टेनिस खिलाड़ी है। हरनाज सिंधु 2021, गैब्रियल 2022 और सेनिस प्लासीयोज 2023। तो ये क्रोनोलॉजी बता रखी है मैंने, ठीक है। 2021 में ये बनी थी मिस यूनिवर्स, 2022 में ये, 2023 में ये। अगला, सी बकथॉर्न एक फल है, उसको जीआई टैग किस राज्य ने दिया? आपने अगर अभी देखा होगा आरोग्य के मेंस में इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे थे, काफ़ी क्वेश्चन इस प्रकार से यूके SSSC भी पूछता है कि किस राज्य में सर्वाधिक एक बार में जीआई टैग दिए गए, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन में से एक है ये। तो जम्मू कश्मीर, मेघालय, लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश, तो ऑप्शन सी लद्दाख में। अब देखो कैसा होता है, सी बकथॉर्न, तो ये है सी बकथॉर्न करके, ये फल है वो जिसको सी बकथॉर्न कहते हैं, तो लद्दाख में काफ़ी होता है ये, तो लद्दाख का फल जिसको जीआई टैग मिला। इंटरनेशनल एमी अवार्ड की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन से बने, मतलब होस्ट कौन से भारतीय कर रहे हैं? तो उसमें से राजकुमार हिरानी, उदित रॉय, वीरदास या शंकर महादेवन। तो होस्ट कर रहे हैं वीरदास, वीरदास करके एक व्यक्ति हैं वो होस्ट कर रहे थे, वो पहले इंडियन है। और एकता कपूर ने बेस्ट डायरेक्टर के श्रेणी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता था। एकता कपूर वही धूम तना ना वाली है ना। नवंबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ वज्र प्रहार नामक अभ्यास मेघालय के उमरोही में किया? तो उमरोही है वो, अमरोही नहीं है ना। तो अमेरिका के साथ, अगर आपको पता होगा वज्र प्रहार किसके साथ होता है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी बताओ। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही, अमेरिका के साथ वज्र प्रहार होता है। अन्य भी देखो, रूस के साथ देखो भारत क्या करता है, इंद्र युद्ध अभ्यास करता है, इसको इंदिरा भी कहते हैं या इंद्र मान लो। जापान के साथ करता है भारत जिमैक्स, है ना, और धर्म गार्जियन, तो जिमैक्स और धर्म गार्जियन करके 2 युद्ध अभ्यास करता है। और अमेरिका और भारत के बीच में एक तो होता है वज्र प्रहार जो हमने यहाँ पे देख लिया, दूसरा होता है एक युद्ध अभ्यास नाम से ही होता है, और तीसरा होता है कोप करके, है ना। तो कोप, वज्र अभ्यास और युद्ध अभ्यास 3 अमेरिका के साथ, रूस के साथ इंद्र और जापान के साथ जिमैक्स और धर्म गार्जियन। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 कहाँ आयोजित
कर रहा है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में भारत इस सम्मेलन का आयोजन करवा रहा था। अगला, 21 नवंबर 2023 को देश का पहला मेड इन इंडिया सुपर क्लाउड लॉन्च किया। आप जानते हो सुपर क्लाउड का मतलब कि क्लाउड यानी कि किसी एक जगह पे हम डेटा को संग्रहित नहीं करेंगे, हम क्लाउड में यानी कि कहीं दूर भी रख सकते हैं, किसी भी दूसरे देश में भी हो सकता है डेटा स्टोर। तो उस क्लाउड का नाम जहाँ पे हम डेटा स्टोर करेंगे, तो भारत के इंटरनेट या फिर इस प्रकार की प्रौद्योगिकी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कारण से देखो आप। तो इंडिया क्लाउड, नीव क्लाउड, व्योम क्लाउड या ध्रुव क्लाउड, तो क्या नाम रखा गया उस क्लाउड का? तो उसका नाम है ऑप्शन बी, नीव क्लाउड। ठीक है, तो देखो डेटा को किसी एक जगह पे स्टोर ना करके एक हिसाब से क्लाउड में इसको स्टोर करने का एक कॉन्सेप्ट माना जाता है। हालांकि क्लाउड पे होता नहीं है वो स्टोर, कहीं दूसरे देश में किसी दूर जगह पे भी हम सर्वर पे उसको स्टोर कर सकते हैं। काफ़ी आसान है, इस कारण से क्लाउड टेक्नोलॉजी आजकल बहुत चल रही है। नवंबर 2023 को तुर्की से भारत आ रहे किस मालवाहक जहाज को यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक कर लिया था? तो गैलेक्सी, एमवी रुइन, एमवी अब्दुल्ला या INS खंडेरी। तो कौन सा था वो? गैलेक्सी लीडर। तो गैलेक्सी लीडर को यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में क्या कर लिया था? हाईजैक कर लिया था, है ना। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? तो एक जगह पे बहुत सारे सोलर पैनल को लगाना, तो किस देश ने ऐसा किया था? सऊदी अरब, UAE, भारत या इजिप्ट? तो राइट आंसर है UAE। ये देखो डेजर्ट में काफ़ी खाली एरिया होता है, वहाँ पे आपके पास ज़मीन बंजर पड़ी होती है, तो इस तरह से सोलर पैनल लगाना काफ़ी आसान होता है। हालांकि उसको रेत के आंधी से बचाना एक टफ काम है, लेकिन इसके बावजूद भी UAE ने ये काम किया था, एक जगह पे कई सोलर पैनल। जम्मू कश्मीर के किस जिले को केसर के लिए GI टैग मिला? तो केसर आपको पता है जम्मू कश्मीर में बहुत होता है। किश्तवाड़, बारामूला, डोडा या कठुआ? तो राइट आंसर है किश्तवाड़ में। तो किश्तवाड़ में आपको GI टैग मिलता है जम्मू कश्मीर के लिए, है ना। आपको पता ही होगा कि इसके जो स्टिग्मा होता है यानी कि वर्तिकाग्र होता है, उससे केसर को प्राप्त किया जाता है। कभी इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन सा भाग होता है, तो स्टिग्मा यानी कि जो फूल के अंदर का स्टिग्मा होता है। इसको केसर, कुमकुम, जाफरान अथवा सैफरन आदि नामों से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, घोल फिश को किस राज्य ने स्टेट फिश का दर्जा दिया? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या गुजरात? तो कुछ गोल्डन कलर की दिखने वाली ये फिश गुजरात ने इसको, ये देखो, स्टेट फिश का दर्जा दिया है। घोल फिश का संबंध गुजरात से। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को सुनियोजित करने के लिए सेफ सिटी परियोजना शुरू की है? तो सेफ सिटी परियोजना जहाँ पे महिलाएं अनसेफ होंगी, तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा या UP? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, UP के सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि खेलो इंडिया के अधीन विभिन्न प्रकार के खेल होते हैं, इसमें एक पैरा गेम्स को भी ऐड किया गया है। तो ये पहला संस्करण हुआ कहाँ पे हुआ? लद्दाख, दिल्ली, मुंबई या तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में। तो दिल्ली में पहला हुआ क्योंकि कैपिटल है, तो वहाँ पे हुआ होगा। तो खेलो इंडिया के देखो शेड्यूल कुछ इस प्रकार से था, दिसंबर 2023 से लेके 17 दिसंबर 2023 तक इसका शेड्यूल था। अब तक देखो हम 5 खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर चुके हैं, दूसरा 3 यूनिवर्सिटी गेम कर चुके हैं, और 3 हम क्या कर चुके हैं? विंटर गेम्स कर चुके हैं। इस बार का विंटर गेम्स कहाँ हुआ था? मुझे आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था। जो भी सही आंसर देगा मैं उसके आंसर को हार्ट दे दूंगा ताकि आपको पता चल पाए, और वैसे भी मैं नहीं तो पिन कर दूंगा। तो खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स का पहला आयोजन दिल्ली में होता है, और इस प्रकार से यूथ, यूनिवर्सिटी और विंटर, ये 3 आप कैटेगरी याद रखो। यूथ सबसे मतलब ऐसे याद रखो कि छोटे बच्चे हैं तो यूथ में, फिर जैसे बड़े हो गए यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ भी गेम्स खेले, और फिर विंटर्स गेम यानी कि ऐसे स्थल जहाँ पे आप बर्फ़ वगैरह या इस प्रकार की चीज़ें हैं जहाँ पे इस प्रकार के खेल वगैरह हो सकते हैं। और चौथा जो है पैरा गेम्स। जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किड अभियान, किड है ये, नॉट किट, तो किड मतलब बच्चे, तो वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया है? तो जल जीवन मिशन के अधीन ही एक राज्य है, उनका नाम है मेघालय। तो मेघालय के CM ने ये
स्मार्ट किड अभियान शुरू किया था? तो जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई? तो ये होती है 15 अगस्त 2019 को। ठीक है, इसके अंतर्गत ही मेघालय के मुख्यमंत्री ने वाटर स्मार्ट किड योजना शुरू की। ठीक है, अगला 23 नवंबर 2023 को भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेज़बानी कहाँ की गई? तो अगर आपको पता है कि 2023 में मेजरली सारे जो सम्मेलन हुए थे आसियान के, वो इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए थे, तो इसका मतलब कि आसियान भारत बाजरा महोत्सव भी जकार्ता में हुआ होगा। और आपको पता है पिछले साल 2023 को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया था। उत्तराखंड का बहुत बड़ा लिंक है इससे, मोटे अनाजों में काफ़ी प्रमुखता से उत्तराखंड आगे रहता है। कोदा, झंगोरा, जिसको झंगोरा कहते हैं और कोदे को मंडवा कहते हैं, बाजरा या अन्य प्रकार की जो भी फसलें हैं काफ़ी होती हैं, तो इस कारण से इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे सोलर वे एक्सप्रेसवे बनेगा, यानी कि उसके ऊपर सोलर पैनल लगेंगे, तो सोलर पैनल के थ्रू चलने वाला लाइट वगैरह जो भी व्यवस्था होगी वो कौन सा है? प्रयागराज, मेरठ या बुंदेलखंड या देहरादून, उत्तर प्रदेश? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो ये देखो बुंदेलखंड, ये वाला साउथ वाला एरिया यूपी का, तो इस वाले यूपी वाले एरिया में यहाँ पे क्या बनेगा? सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन से हैं? तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान इस बार मिला है SM सैफुद्दीन को, तो 4 भारतीयों को मिल चुका है और पहले भारतीय हैं आपके मोरारजी देसाई। तो निशान ए पाकिस्तान करके जो नागरिक सम्मान है, जैसे भारत रत्न भारत में है वैसे ही निशान ए पाकिस्तान करके जो सम्मान है सबसे पहले मोरारजी देसाई को मिलता है 1990 में, उसके बाद SM सैफुद्दीन को इस बार। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनती है? तो सबसे कम उम्र की दूसरी खिलाड़ी बनती है अनाहत सिंह, ऑप्शन बी। जबकि जोशन्ना चिनप्पा है ना, ये स्क्वैश में सबसे पहली थी, जो सबसे छोटी थी। अब देखो कैसा होता है स्क्वैश, जैसे टेनिस और बैडमिंटन होता है, कुछ कुछ वैसे ही होता है, बस दीवार पे बॉल को मारना होता है। तो एक बार मैंने दीवार पे बॉल मारी, फिर दूसरा मेरा अपोनेंट उस बॉल को मारेगा दीवार पे, फिर मैं वो जो बॉल मेरे पास आएगी फिर मैं उसको मारूंगा। तो वैसे ही कुछ है ना टेनिस के जैसा ही, बस उसको डायरेक्टली नहीं बल्कि दीवार के थ्रू पास करते हैं। तो अनाहत सिंह सबसे छोटी दूसरी और जोशन्ना चिनप्पा पहली थी। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता इस बार भारत ने की है ना। और चीनी के बारे में देख लो फिलहाल, सबसे जो शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, ब्राज़ील पहले नंबर पे आता है चीनी में, और दूसरे नंबर पे भारत आता है, और तीसरे नंबर पे थाईलैंड। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, चीनी में सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील करता है, फिर भारत करता है। ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ मित्रों, 24, 25, 26 या 27 नवंबर में से? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 27 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। 11 नवंबर को मनाया जाता है अन्य दिवस जो हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, यानी कि विश्व में जो डायबिटिक डे है वो 14 नवंबर को। 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस, है ना, वर्ल्ड टॉयलेट डे। और 29 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को, और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी। तो विधि दिवस इसलिए क्योंकि 1949 में संविधान तैयार हुआ था, और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो 11 को शिक्षा दिवस, 14 को विश्व मधुमेह दिवस, जब चाचा नेहरू जी का जन्म मनाया जाता है। तो इस कारण से आप याद रख सकते हो कि नेहरू जी को डायबिटिक हो गए, वो डायबिटिक हो गए थे। तो 14 नवंबर को ऐसे याद रख लो। 11 नवंबर को एजुकेशन, तो 11वीं तक पढ़ रहे हैं खाली बच्चे, इसलिए बढ़ावा देने के लिए। और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, और 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की नई किस्म विकसित की है, उसका नाम क्या है? तो भद्रा, चंद्रा, कुशा या महेंद्री? वो फॉन्ट मिस्टेक के कारण है, उसमें आ की मात्रा आप जोड़ देना। तो भद्रा, चंद्रा या कुश या महेंद्री? तो इसमें से कौन सी है? तो कुशा देखा आपने कि एयर डिफेंस सिस्टम है, भद्रा और महेंद्री कुछ नहीं है। राइट आंसर है इसका चंद्रा, ऑप्शन बी। तो चंद्रा करके काली मिर्च की एक नई प्रजाति है जो अधिक उपज देगी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और इन सब चीज़ों से निपटने के कारण। ठीक है, तो चंद्रा करके नई प्रजाति। डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता? इससे पहले मुझे बताओ डेविस कप का संबंध किस खेल से है, उसके बाद आंसर देना। तो अमेरिका, इटली, भूटान या फ्रांस? तो इटली ने, ये ऑप्शन बी, इटली ने डेविस कप 2023 जीता। तो डेविस कप है
टेनिस, बिल्कुल जिसने भी टेनिस दिया था वो सही है। तो डेविस कप इज एसोसिएटेड विथ टेनिस। एंड अब देखो थॉमस और उबर करके दो कप हैं, तो थॉमस कप और उबेर कप दोनों बैडमिंटन से जुड़े हैं। थॉमस कप और उबर कप, तो थॉमस कप होता है पुरुषों से और उबेर कप होता है महिलाओं से। लिख लो इसको या कहीं पे इस प्रकार से सेव कर लो कि आपको याद रहे। तो उबेर कप महिलाओं से और थॉमस कप पुरुषों से, दोनों बैडमिंटन से है ना। थॉमस उबर बैडमिंटन से, डेविस कप टेनिस से। अगला क्वेश्चन, क्राकाटोआ नामक ज्वालामुखी में शक्तिशाली विस्फोट नवंबर 2023 को हुआ, यह किस देश में स्थित है? इटली, इंडोनेशिया, जापान या अमेरिका में? तो देखो क्राकाटोआ है इंडोनेशिया में, और अन्य देशों में भी जैसे इटली में सिसिली है, एटना है, ये देखो यहाँ पे लिखा है। जापान में फ्यूजियामा हो गया आपका। दक्षिण अमेरिका में कोटोपेस्की चेमेरेंजो करके हैं, और जापान में माउंट फ्यूजी। ठीक है, तो ये देश के ज्वालामुखी हैं। आपकी ज्योग्राफी के स्टैटिक जी के भी साथ में होता रहेगा, क्योंकि ये ज्वालामुखी साथ साथ में क्या हो रहे हैं, फूट भी रहे हैं, तो इस कारण से न्यूज़ में आ जाते हैं। जैसे तंजानिया में एक माउंट किलिमंजारो, तो ये भी आ जाता है कभी। अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य केंद्र का नाम अब क्या हो गया है? आयुष्मान वेलनेस सेंटर, आयुष्मान सुविधा केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान जनधन केंद्र। तो आपने देखा होगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ऑप्शन सी। ये देखो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम अब हो गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। कुल मिला के एक हिसाब से कि आप बीमार कम होंगे, आरोग्य का मतलब जो बीमार ना हो, तो आरोग्य मंदिर बना रखे हैं अब भारत सरकार, उसका नाम आरोग्य मंदिर रख रही है। तो ऐसे मंदिर जहाँ पे आप ठीक हो। तो किस राज्य का बर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा? अब तक आपको पता था गिर है, लेकिन अब दूसरा घर एक और बनाया जा रहा है, वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या एमपी? अगर आप गुजरात के अलावा किसी और को दे रहे हो तो आप गलत हो, गुजरात में ही है वर्धा भी। ठीक है, तो जैसे गिर था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा शेर पाए जाते हैं, लगभग 600 कुछ शेर हैं अभी फ़िलहाल। तो गुजरात में इसी प्रकार से वर्धा भी होगा। ठीक है, जो एशियाई शेरों का दूसरा घर होगा। सूचना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। तो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर सेंचुरी बनाई जाएगी, तो ये कहाँ बनाई जाएगी? गुजरात के गिर में, उत्तराखंड के कॉर्बेट में, मध्य प्रदेश के दमोह में या कर्नाटक के बांदीपुर में? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के दमोह में। ये देखो, ये मध्य प्रदेश का मैप है, और ये बीच वाला पोर्शन ये है रेड वाला दमोह। तो इस दमोह में क्या बनाया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य बनाया जाएगा। ठीक है, और आपने देखा होगा पिछले साल का डेटा, तो भारत में सर्वाधिक जो बाघ हैं वो कॉर्बेट नेशनल पार्क में, नॉट बाघ, तो बाघ कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। 500 समथिंग के आसपास है ना, 400 या 500 के समथिंग है। तो सबसे ज़्यादा बाघ किस टाइगर रिजर्व में है? तो वो हमारे उत्तराखंड में है, कॉर्बेट में। 2023 का बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ घोष, जेनी अर्पणबैक, पॉल लिंच या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी, पॉल लिंच। पॉल लिंच ने प्रॉफिट मोहम्मद पे एक पुस्तक लिखी थी, प्रॉफिट सॉन्ग पे एक पुस्तक लिखी थी। ये देखो प्रॉफिट सॉन्ग, तो उस पर पॉल लिंच को, ये है पॉल लिंच भाई साहब, और ये उनका अवार्ड और ये उनकी बुक। तो इन पे उन्होंने एक उपन्यास लिखा था, उस कारण से उनको पिछले साल बुकर अवार्ड मिला। COP28 का आयोजन कहाँ होगा या कहाँ हुआ? तो COP28 मिस्र, दुबई, किर्गिस्तान या बाकू में? तो COP28 का राइट आंसर दुबई है ना। तो दुबई UAE में COP28 हुआ। उसके अलावा देख लो COP27 2022 में मिस्र में हुआ था, COP28 UAE में हो गया, और COP29 इस बार जो होने जा रहा है वो बाकू अजरबैजान में होगा। ठीक है, तो COP29, ये तीनों COP आपको याद रखने हैं। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशियाई देश पहला कौन सा बनता है? तो भूटान, श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश? तो एलिमिनेट करके आप देख सकते हो, बांग्लादेश तो हो नहीं सकता, नेपाल है। ठीक है, भूटान थोड़ा बहुत लिबरल है, लेकिन नेपाल ने ये इनिशिएटिव लिया, तो नेपाल ने समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करवाना शुरू किया। तो नीदरलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश था भाई। ये यूरोपियन देश नीदरलैंड, उसके बाद एशिया में, साउथ एशिया में नेपाल। दुनिया का 8वां आश्चर्य या अजूबा कौन सा
क्षेत्र बना है? तो आपने देखा अलेक्जेंड्रा का व्हाइट हाउस, गीज़ा का महान पिरामिड, अंकोर वाट मंदिर या अहोम सत्ता का कब्रगाह। तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट है। तो दुनिया में अब 8वां अजूबा, कभी भी एग्जाम में टपक सकता है ये क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंकोर वाट। ठीक है, ये देखो, ये कंबोडिया यहाँ पे है, ये इंडिया का मैप, और ये साउथ ईस्ट एशियन में कंबोडिया, वियतनाम के बगल में है ना। यहाँ पे नीचे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इसके ऊपर देख लो कंबोडिया। तो इस कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर है। तो इस जगह पे 8वां अजूबा। यूनाइटेड नेशंस का WTO, UNWTO एवं किस राज्य ने पर्यटन मिशन को वैश्विक मान्यता दी है? WTO का मतलब क्या है? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने किस मिशन को मान्यता दी है? तो ये है केरला। केरला के पर्यटन मिशन को वैश्विक मान्यता दी है। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान शुरू किया है। तो यह कहाँ से शुरू किया? तो राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत ये किस जगह से की है? ये अपने क्षेत्र उड़ीसा से की है। तो उड़ीसा में संबलपुर से की है इन्होंने नए भारत के लिए नई शिक्षा। तो शिक्षा के संबंध में कुछ और क्वेश्चन भी देख लो। सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, 2 अभियान शुरू हुए थे। तो सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? 2001 में, यानी कि मार्च 2001 में प्रपोज किया गया था, तो अप्रैल से शुरू हुआ था ये। और दूसरा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में शुरू होता है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो शिक्षा पे सर्व शिक्षा अभियान 2001, 2009 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि रमसा 2009 और SSA 2001। उसके अलावा नई शिक्षा नीति में 10+2 था ना पहले, उस व्यवस्था के बजाय अब क्या हो गया 5+3+3+4। तो इसको 2 मान लो, 5 को क्या मान लो 2। तो इसके बाद आपको आसान हो जाएगा 2+3 यानी कि 5वीं क्लास +3 यानी कि 8वीं क्लास +4 यानी कि 12वीं क्लास तक। तो ये शिक्षा नीति में इस प्रकार से बदलाव किया गया है। ये इस प्रकार का मॉडल होगा। पहले 10+2 होता था, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य ने 6 देशों में आधे से किस देश में 6 उसमें आधे से अधिक पिछले 6 दशक में आधे से अधिक, क्षमा कीजिएगा ये प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण और टाइपिंग क्लरिकल मिस्टेक के कारण ही ऐसा हो रखा है। तो कौन सा देश ऐसा है, उसको ऐसा पढ़ना है कि जहाँ पे 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर हो चुके हैं गायब। तो वेनेजुएला, पेरू या ब्राज़ील? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, पेरू में आधे से अधिक ग्लेशियर पिछले 6 दशक में गायब हो चुके हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ, कौन सा देश ऐसा है इसमें से जहां पूर्ण रूप से ग्लेशियर समाप्त हो चुके हैं? तो लास्ट ग्लेशियर भी 2024 में समाप्त हो चुका है, तो वो है वेनेजुएला। तो वेनेजुएला में ये देखो ग्लेशियर की समाप्ति हो चुकी है। और आइसलैंड में इस बार ज्वालामुखी फटने के कारण आपातकाल की घोषणा हुई थी। तो ये अन्य ऑप्शंस है ना। तो बस हमारा करंट अफेयर आज तक यहीं तक था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। फिर से हम आपको यही बात बोलेंगे कि आप निरंतरता में बने रहिएगा। कंपटीशन चाहे कैसा भी हो, अगर आप अपने आप में कंटिन्यूटी में रहते हैं तो आप बेहतर और बेहतर बनते जाते हैं। तो इस प्रकार से हम आज की लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपका धन्यवाद।